अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। माशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हमारे पास विद इन वीक अराउंड 600 रजिस्ट्रेशन हुई। इनिशियली हमारा प्लान यही था कि हम इसको जूम पे लाइव करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए। और उसके बाद यह है कि पार्टिसिपेंट की तरफ से भी ये सजेशन आई, रिक्वेस्ट आई कि हम इसको रिकॉर्डेड सेशन कर लें। तो दैट्स द रीज़न कि हम आज आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन अटेंड जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और यह है कि सेम सेशन हम आपको गूगल ड्राइव के थ्रू भी अवेलेबल कर देंगे, प्लस फॉर वन वीक हम इसको यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देंगे, ताकि अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं और कोई इश्यूज हैं तो आप उसको हमें जो है वो थ्रू कमेंट्स यूट्यूब के चैनल पे बता दें, और हम वहीं से आपको जो है वो फर्दर गाइड कर सकें। ठीक है, हम ऑफिशियली अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जिस तरह कम्युनिकेट किया था कि सेशन अटेंड करने के बाद हमारे पास एक असाइनमेंट होगा, और उस असाइनमेंट की बेस पर ही हम सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो देंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला इन द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट है क्या और किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, तो उससे असाइनमेंट देने का पर्पज़ ये है कि आप सिर्फ ये कि रिकॉर्डेड सेशन ना लें सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, वो ना करें, बल्कि आपके खुद की लर्निंग हो और आप अपनी जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उसके लिए खुद सैम्पल साइज कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा मास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली डेटा मास्टर एक फ्रीलांसिंग कंपनी है जो कि जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और उसमें हमारे पास हम रिसर्च कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सैम्पल साइज कैलकुलेशंस अगर रिक्वायर्ड होती हैं लोगों को, डॉक्टर्स को, तो हम वो उनको कैलकुलेट करते हैं। पावर एनालिसिस हम कैलकुलेट करके देते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस वगैरह की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह भी लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारी हमारी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग डेटा मास्टर। और आप अगेन जिस तरह आप इस वर्कशॉप में कनेक्ट हुए हैं, तो वी विल सजेस्ट कि आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्वाइन भी करें, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे और आप चीज़ें जो है वो लर्न कर सकें। इसमें आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल भी है, रिसर्च 313 के नाम से, रिसर्च मेंटोर के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उस पर भी हमने ज़्यादा वर्किंग नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह अभी रिसेंटली आपको काफ़ी उसके ऊपर जो है वो कंटेंट मिलने वाला है, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो फुली वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रिगार्डिंग स्पीकर मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मोहम्मद इरफान मेरा नाम है, और ओवर 10 ईयर्स से मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हूँ एज अ सीनियर पास्टिशियन। इसके अलावा मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी लियाकत नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड लियाकत नेशनल स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में इन्वॉल्व हूँ। और इसके अलावा रिसर्च जर्नी भी है, अराउंड 80+ रिसर्च आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुके हैं, और 1000+ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी साइटेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम ज़्यादा इंट्रोडक्शंस वगैरह पे टाइम नहीं लेते और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, इसके लिए उसको हमने कोशिश ये की है कि हम इस तरीके से बनाएं कि थोड़ा सा आपको हम कॉन्सेप्ट दे दें थ्योरिकल, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आएँ। तो थोड़ा सा शुरू के 5 मिनट या 8 मिनट आप कह लें, वो थोड़ा सा हो सकता है कि थ्योरिकल होने की वजह से आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये है कि वो आपको एक बेस प्रोवाइड कर देगा, तो जिसकी वजह से आपको आगे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम जब सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग को हम डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सैंपल से पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन से, वो प्रोसेस हमारे पास सैम्पलिंग कहलाता है। अब सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन हमारे पास वो एंटायर ग्रुप है जिस जिस पे आप स्टडी करने जा रहे हो। ठीक है, या मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और सैंपल आगे वो लोग होंगे जिसके ऊपर आप अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, यानी पॉपुलेशन से आप ले रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूँ ले लेते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ओबीस पेशेंट में डायबिटिक कितना है।
तो अब जितने भी ओबीस पेशेंट होंगे वो सारी मेरी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसमें वो पार्टिसिपेंट्स, वो इंडिविजुअल्स जिनको मैं अपने स्टडी में इंक्लूड करूंगा, वो हमारे पास सैंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगेन सेम चीज कही हुई है, पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। और सैंपल हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब सैंपल की नीड क्यों होती है? तो पहला तो टाइम लेस का, टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टडी करनी है, ठीक है, और उसमें जिस तरह मैंने बात की कि मैं ओबीस पेशेंट में डायबिटिक्स देखना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं सारे ओबीस पेशेंट को लेना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल चलो मैं ये कह देता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट ए है और वहाँ की ओपीडी में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मंथ में जितने भी ओबीस पेशेंट आए मैं सबको एनरोल करूंगा। तो उसको इंक्लूड करना, उसका डेटा एंट्री करना, उसका डेटा एनालाइज करना, और वो टाइम कंज्यूमिंग, वो ज़्यादा टाइम लेगा आपका। जबकि अगर हम सैंपल की बात करें, तो अगर मैं कहता हूँ कि जनाब हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आएंगे और 20 पेशेंट आएंगे, उसमें मैं 100 पेशेंट लूंगा, तो वो मेरे पास कंपेरेटिवली कम टाइम टेकन होगा। हो सकता है मैं अपना वो जो 100 का सैंपल साइज का टारगेट है, वो हो सकता है मैं विद इन वीक ही पूरा कर लूँ, तो मुझे पूरा कंप्लीट जो है ना मंथ में ना जाना पड़े। दूसरा लेस कॉस्टली भी है, अगर लेस कॉस्टली इन द सेंस कि आप अगर चले हम इसको यूं कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोफार्मा ही प्रिंट करवा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो आपको जस्ट 10 प्रिंट्स करने होंगे, लेकिन अगर आपके पास 100 पार्टिसिपेंट्स हैं तो आपको 100 प्रिंट्स करेंगे तो करने होंगे, तो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप हायरिंग कर रहे हैं, तो हायरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल सर्वे बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो सर्वे बेस्ड रिसर्च के लिए भी आपको जो है वो क्या कहते हैं, टीम चाहिए होगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगी, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ा देगा, ठीक है। जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड भी, लेस कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास सैम्पलिंग, द रीजंस डेट के मेरे पास कम डेटा होगा ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 200 का डेटा होगा, तो मैं उस इजीली उसको एंटर भी कर लूंगा, इसलिए उसके अंदर जो इश्यूज हैं उसको रेक्टिफाई भी कर लूंगा, इजीली मैं उसकी एनालिसिस वगैरह भी कर लूंगा, डेटा क्लीनिंग भी कर लूंगा। लेकिन अगर वही मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 का डेटा आ गया, तो उसको पहले तो एडिट एंट्री के लिए मेरे पास कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है, जो बंदे करने वाले होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, या उसमें फॉर एग्जांपल कोई मिसिंग डेटा है तो अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी मुश्किल होंगी, ठीक है। तो इस लिहाज से हम उसको कह सकते हैं कि, तो ये बेसिकली हमने दो तीन चीज़ें डिस्कस की हैं कि सैंपल एक तो हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कॉस्टली और लेस कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, हम जो स्टार्ट कैसे होता है हमारे पास ना, ये सैम्पलिंग की जो है स्ट्रेटजी क्या होती है, देखिए सबसे पहले एक थ्योरिकल पॉपुलेशन होती है। थ्योरिकल पॉपुलेशन मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं इसे एक एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जनाब ओबीस पेशेंट में डायबिटिक होता है, ठीक है। तो अब मेरी क्या होगी, थ्योरिकल पॉपुलेशन क्या होगी, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे पास ओबीस पॉपुलेशन है वो मेरी क्या होगी, थ्योरिकल पॉपुलेशन होगी। यानी जिसको मैं थ्योरिकल तो कह सकता हूँ कि 20 पेशेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके ऊपर वर्किंग कर सकूँ। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टडी पॉपुलेशन होती है। स्टडी पॉपुलेशन वो होती है जो आपका एक्सेसिबल हो, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल ए में आने वाले जितने भी ओबीस पेशेंट होंगे मैं उनको इनरोल करूंगा, तो ये अब स्टडी पॉपुलेशन है जो एक्सेसिबल है। लेकिन हम सबको, जिस तरह हमने बात की, कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हॉस्पिटल ए में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं हम सबको इनरोल कर लें, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम करते ही क्या है कि हम जो है उसको एज ए स्टडी पॉपुलेशन लेते हैं, यानी एक्सेसिबल है हमें लेकिन हम उसको कर नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, हमें सैम्पलिंग फ्रेम बनाना होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग, अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं कि कुछ केसेस के अंदर सैम्पलिंग फ्रेम की नीड होती है, कुछ केसेस के अंदर सैम्पलिंग फ्रेम की नीड नहीं होती, मतलब वहाँ इम्प्लीमेंट हो, कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन होती, कुछ जगह नहीं होती। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली हमारे पास वो एक लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास जो स्टडी पॉपुलेशन उनकी कंप्लीट डिटेल मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ओपीडी, लेट्स सपोज चले हम इसको यूँ कर लेते हैं गेस्ट्रो ओपीडी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि गेस्ट्रो ओपीडी में मेरे पास लास्ट जो है मंथ में जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक को हम डिजीज ले लेते हैं, ठीक है। एनएफएलडी की बात कर लेते हैं, चले कि हमारे पास एनएलएफएलडी कितनों में था, फैटी लिवर डिजीज कितनों में थी, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ठीक है।
तो हम दोबारा उसको रेक्टिफाई करें, हम ये कह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रीवियस 1 मंथ में जो हमारे पास हॉस्पिटल ए में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी पेशेंट्स आए हैं, उनमें एन एफ जो है वो फैटी लिवर डिजीज वाले कितने थे। तो अब मेरे पास वो लिस्ट होगी जिसके अंदर तमाम 1 मंथ के अंदर विजिट्स करने वाले पेशेंट की डिटेल होगी, वो सैम्पलिंग फ्रेम के लाएगी। और देन उस सैम्पलिंग फ्रेम में मैं कहता हूँ कि अच्छा, जो मेरे पास 1 मंथ के अंदर पेशेंट आए हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं सिर्फ मेल्स को लूंगा या उनको लूंगा जिनकी इसके बिटवीन है, या मैं कहूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल 1 मंथ के अंदर मेरे पास 1000 जो है वो पेशेंट्स आए हैं, तो मैं कहूँगा मैं 1000 में से 250 सेलेक्ट करूंगा। तो वो जो मैं सैम्पलिंग फ्रेम में यानी 1000 में से वो 200 सेलेक्ट करूंगा या उसका सबसेट लूंगा, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। पहले थ्योरेटिकल पॉपुलेशन जो कि हम एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन जो एक्सेसिबल है लेकिन हम उसको कर नहीं सकते, सैम्पलिंग फ्रेम वो लिस्ट जिसके थ्रू हम उसको कलेक्ट करेंगे, और सैंपल वो पॉपुलेशन जिसको हम अपनी फाइनल रिसर्च स्टडी में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास एक सॉल्विंग फार्मूला होता है, और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन हमें पता हो, यानी पॉपुलेशन का साइज हमें पता हो। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि टोटल हमारे पास जो है वो मेडिकल कॉलेज में फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1000 में से मुझे कितने एनरोल करना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको पता हो कि आपका पॉपुलेशन साइज क्या है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सॉल्विंग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज रिप्रेजेंट करता है, और ई हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर रिप्रेजेंट करता है। मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली हमारे पास वो क्या कहते हैं, एरर है जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि हम जब ये सिंपल ये कह लें कि हम जो खुद एक क्या कहते हैं एरर सेट करते हैं कि हम वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर इतने परसेंट चांसेस हैं कि एरर हो। यूजुअली हम 5% के ऊपर वर्किंग करते हैं मेडिकल रिसर्च में। अच्छा, अब आप कहेंगे फार्मूला क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली फार्मूला वैसे ही आपको एक आइडिया के लिए दिया है। ठीक है, अगर हम जाके ब्राउज सॉफ्टवेयर इसको करेंगे। अच्छा, इसमें हम बेसिकली इसको पुट करने का पर्पज ये था कि एग्जांपल समझ आ जाए। हमारे पास 1000 सिटी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और उसमें हमें इस डिसाइड करना है यूजिंग मार्जिन ऑफ एरर 5% कि हमें अपना सैंपल साइज कितना रखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने ब्राउजर पर, ठीक है, राव सॉफ्ट पे आएंगे, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास सॉफ्टवेयर तो ये उसमें से एक है। तो देखिए मार्जिन ऑफ एरर ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो उसको सेव रखेंगे। पॉपुलेशन साइज हमारे पास 1000 हो जाएगा, ठीक है। आप व्हाट इज द रिस्पांस डिस्ट्रीब्यूशन, वो 50% ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया। अब अगर मैं इसको टैली करता हूँ फॉर एग्जांपल इससे, तो यहाँ पर हमारे पास 286 का सैंपल आ जाया था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो 286 ना। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहरहाल हम ये काम ये करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी गिवन है, ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर हमें यूजुअली हम 95% पर वर्किंग करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सैंपल साइज होगा वो 278 का होगा। यानी अगर आपके पास 1000 का पॉपुलेशन साइज है और उसमें आप 5% मार्जिन ऑफ एरर के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू टेक अ सैंपल साइज ऑफ 278 पार्टिसिपेंट। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, ये क्योंकि फार्मूला है और वहाँ पर अलग शायद फार्मूले से काम होगा, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। बहरहाल हम वर्किंग मैनुअल नहीं करते, हम हमेशा सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर आपको पॉपुलेशन आपकी नोन है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, और देन इसके बाद फिर हम जो हमारी क्या कहते हैं स्टडीज़ हैं उसके ऊपर हम सैंपल साइज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बेसिकली दो टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसके अंदर हर एक पार्टिसिपेंट्स के, ये सिंपल ये कहते हैं जिसके लिए हमें
उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की नीड ना हो, ठीक है, या आप ये कह लें कि हर एक पार्टिसिपेंट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस ना हो, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पलिंग होगी जिसके अंदर हमारे पास हर एक इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हों। या इसको आप मजीद सिंपल यूं कर लें। अच्छा, तो हम बेसिकली सैम्पलिंग के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसको आप सिंपल ये कह लें कि जहाँ पर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होगा, यदि आपके पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मौजूद होगी, उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जाएंगे। और जहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की या पेशेंट्स की लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जाएंगे। यूजुअली हम मेडिकल रिसर्च में मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हमें नहीं पता कि हम अगर फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो ओपीडी में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास उस दिन कितने पेशेंट आएंगे और कौन कौन से पेशेंट आएंगे। या अगर हम किसी और ओपीडी में बैठे हुए हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे पास कौन किसने आना है। फॉर एग्जांपल इवन अपॉइंटमेंट बेस्ड भी हो तो उसमें भी हमें कंफर्म नहीं होता। तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेडिकल रिसर्चेस के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स और पॉपुलेशन की लिस्ट अवेलेबल होती है। अच्छा, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास तीन फर्दर जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं। एक जजमेंटल सैम्पलिंग है, एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, एक स्नोबॉल है। जजमेंटल के अंदर होता क्या है? जजमेंटल में आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपने किन पेशेंट्स को इंक्लूड करना है। तो बेसिकली जजमेंटल सैम्पलिंग में आपने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर डिसाइड करना होता है कि आपने किन पेशेंट्स को इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है। जस्ट लाइक दैट कि आपके एक पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल पेशेंट ए आया, ठीक है, उसने आपको सिम्टम्स बताई और आपने उसको कहा कि ठीक है, आप एक काम करें, हम डेंगू का टेस्ट करवा लें। दूसरा पेशेंट आया, उसकी भी ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स थी, लेकिन उसको आपने टेस्ट रेकमेंड नहीं किया, बल्कि आपने मेडिकेशन वगैरह दे दी, उनको आपने कहा कि ये वर्किंग कर लें। तो ये कम्प्लीटली आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेसिस पर देख रहे हैं कि आपको जो पेशेंट सस्पेक्टेड लग रहा है फॉर डेंगू, उसको कंफर्म करने के लिए आपने जो है वो फर्दर टेस्ट के लिए उसको रिकमेंड कर दिया। और जो आपके पास आपको लगता है कि नहीं, इसके चांसेस कम है कि डेंगू हो उसको, तो आपने उसको टेस्ट सजेस्ट नहीं किया, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए जो है वो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो गैस्ट्रोपेडी में है, या फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल ए में है, तो उसके लिए कन्वीनियंट यही है कि वो सैंपल्स, अगर फॉर एग्जांपल वो 20 पेशेंट में डायबिटिक देख रहा है, तो वो अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर जो ओपीडी ए में जो ओबीस पेशेंट्स आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर वो डायबिटिक देख ले, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई पार्टिसिपेंट है, ठीक है, या उसको एक डॉक्टर है, उसके लिए जो है वो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे लोकेशन पे गया हुआ है, ठीक है, उसका मेन इंस्टीट्यूट दूसरा है, लेकिन अब वो कहीं शिफ्ट हो गया और उसको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए कन्वीनियंट ये होगा कि उसके पास जो नियरेस्ट आपके पास लोकेशन होगी, कि वो वहाँ से डेटा कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो कन्वीनियंस के अंदर हम यही वर्किंग करते हैं। और अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि हम मेडिकल रिसर्च में मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर जाते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी अगर हमें फर्दर आइडेंटिफाई करना हो, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो इसकी टेक्निक है, स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल लाइक जिस क्या कहते हैं, रेफरल आप कह लें, उसमें क्या होता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो हमारे पास क्या कहते हैं रेयर डिजीज होते हैं, उस केस में हम करते हैं। उसमें होता ये है कि हम किसी एक पार्टिसिपेंट को या किसी एक पेशेंट को लेते हैं, ठीक है, और उनसे फिर फॉर एग्जांपल हमारे पे एक पेशेंट आया, ठीक है, डिजीज ए के साथ, जो कि रेयर है, ठीक है। उसकी हमने डायग्नोसिस कर ली, कंफर्म हो गया। देन हमने उनसे कहा कि अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि सेम साइन एंड सिम्टम के साथ आपकी फैमिली में, आपकी गैदरिंग गैदरिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सेम सिम्टम्स हो, जिसको सेम डिजीज हो। तो उन्होंने कहा हाँ यार, ये एक बंदा है जो हमारे मोहल्ले में रहता है, ठीक है, नेबरहुड में है,
और इसको सेम सिम्टम्स थी, तो आप उनसे कांटेक्ट लेकर उन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरीके आप चलते रहेंगे, यानी चेन एक आपकी डेवलप होगी और आप उस तरीके से जो है वो अपनी वर्किंग करते रहेंगे। तो ये हमारे पास स्नोबॉल होगा। अच्छा, अब हम आते हैं जरा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट मौजूद है, हमें पता है कि कितने लोग हमें इंक्लूड कर, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं जिनमें से अपना हमें सैंपल लेना है। इसमें पहला हमारे पास मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिससे नाम में पता चल रहा है रैंडम का मतलब कि हमें नहीं पता कि हम किसको लेंगे, बिल्कुल मतलब ये कह लें कि अगर मेरे पास 100 पार्टिसिपेंट है तो हर एक के आने के इक्वल चांसेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल चांसेस टू बी सेलेक्टेड। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी ये होता है कि हमारे पास हर एक के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। इसको आप सिंपल ये कह लें, जो चिट मेथड है या लॉटरी मेथड, ये बेसिकली वही है कि आप क्या करते हैं, एक आपके पास कंटेनर होता है, उसके अंदर आप तमाम पार्टिसिपेंट के नेम ऐड कर देते हैं, उसको आप शेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10 का सैंपल साइज चाहिए, तो आपने उससे 10 निकाल दिया। अब जो उस बॉक्स के अंदर या उस कंटेनर के अंदर जितनी भी आपकी स्लिप्स मौजूद हैं, जितने भी उसके अंदर चिट्स मौजूद हैं, उन सब के चांसेस इक्वल है कि आपके पास वन, आपके पास चिट वन आ जाए, चिट टू आ जाए, चिट थ्री आ जाए, सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास हम पहला जो इंडिविजुअल है ना, वो करते हैं रैंडमली सेलेक्ट, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल के साथ नेक्स्ट सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसके अंदर मैंने फर्स्ट जो सिलेक्शन की है पार्टिसिपेंट की, वो मैंने की है फॉर एग्जांपल रोल नंबर 5 की। तो अब मैं क्या करूंगा, रोल नंबर 5 के बाद रोल नंबर 10 वाले को लूंगा, फिर 15 को लूंगा, फिर 20 को लूंगा, फिर 25 को लूंगा, फिर 30 को लूंगा, एंड सो ऑन। और इस पैटर्न को मैं चलाता रहूंगा अनटिल अनलेस जब तक मेरा सैंपल साइज अचीव नहीं हो जाता। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटाज में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेटास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटा क्या होता है बेसिकली, स्ट्रेटा बेसिकली आपके पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनको आप सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं दो स्टेटास बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेटा ए, एक स्टेटा बी। स्टेटा ए में मैं मेल्स को रखूंगा, स्टेटा बी में मैं फीमेल्स को रखूंगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दो ग्रुप बना लिए। तो क्योंकि हमने किसी एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ग्रुप बनाया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको स्ट्रेटा कहेंगे कि हमने दो स्ट्रेटास ली। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक काम में करता हूँ कि एज ग्रुप की बेस पर जो है वो तीन स्ट्रेटास बनाता हूँ, तीन ग्रुप बना देता हूँ। एक मैं बनाता हूँ लेस देन इक्वल टू 25 ईयर्स वालों का, दूसरा मैं बनाता हूँ 26 से 50 ईयर्स वालों का, 30 में बनाता हूँ ग्रेटर देन 50 ईयर्स का। तो ये तीन मैंने ग्रुप बना दिए। अगेन ये क्योंकि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज ग्रुप बनाए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे या स्ट्रेटा कहेंगे। अच्छा, लास्ट इसमें हमारे पास होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, क्लस्टर भी बेसिकली सेम ही वर्किंग है कि हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं इंडिविजुअल्स का। लेकिन स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रेटा बना रहे थे, क्लस्टर सैंपल के अंदर हम क्लस्टर बना रहे हैं। स्ट्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स बन रहा था, क्लस्टर ज्योग्राफिक लोकेशन से बेस पे बनेगा। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि एक क्लस्टर में कराची को बना रहा हूँ, तो कराची के जो मैप के ऊपर स्पेसिफिक हमारे पास एक बाउंड्री है, वो कराची हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक मैं लाहौर को बना रहा हूँ, तो लाहौर का जो मेरे पास पूरा एक ज्योग्राफिक मैप है, वो पूरा जो है वो लाहौर का क्लस्टर हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिशावर के क्लस्टर बना रहा हूँ, तो पिशावर का जो पूरा ज्योग्राफिक मैप लोकेशन है वो हमारे पास तीसरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ क्वेटा का फोर्थ बना रहा हूँ, तो उसका बन जाएगा फिफ्थ। मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का बना रहा हूँ, तो फिफ्थ उसका बन जाएगा। तो अगर हम ज्योग्राफिक लोकेशंस की बेसिस पर वो बना रहे हैं, तो उसको हम क्लस्टर कहेंगे। ठीक है, यह हमने एक ओवरव्यू ले लिया क्विकली, मैं आपको वो करवा देता हूँ। यहाँ हमने डिटेल्स वगैरह भी दी हुई है, स्लाइड्स भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि अगर आपको गो थ्रू करना तो आप इजिली कर सकें। जिस तरह हमने बात की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, एटम्स इंक्लूड होते हैं विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence। ठीक है, इनका कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, हमें जो है वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी इजनेस को देख के जो है वो सैंपल कलेक्ट करने होते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं।
स्नोबॉल के अंदर हम इस तरीके से काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा हमने सेलेक्ट किया, उससे हमने पूछा, उसने हमें फर्दर दो आइडेंटिफाई कर दिए, हमने दोनों को पास पहुंचे, उन्होंने फर्दर तीन आइडेंटिफाई कर दिए, और इस तरीके से हमारे पास चेन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्नोबॉल में होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अब जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास हर एक आइटम जो है वो उनकी नॉन प्रोबेबिलिटीज की बेस पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिस्टमेटिक और रैंडम, सिंपल रैंडम सिस्टमेटिक स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर की हमने बात की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिस तरह हमने बात की कि हर एक इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो मेथड होता है वो ये होता है जिस तरह हमने अभी बात की कि चिट मेथड है, लॉटरी मेथड है। तो इसमें हमें पहले क्या करना होता है, नेम ऑफ इंडिविजुअल को एक पीस ऑफ एक कंटे आप कह लें पेजेस के ऊपर हम नेम लिखते हैं, उसको एक बॉक्स में डालते हैं, उसको शेक करते हैं, और एक क्वाड हम सैंपल साइज ले लेते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव भी होता है कि हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, एक्सेल में हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ एक्सेल में। एक्सेल में रैंडम की कमांड होती है जिसको हम R&D से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल पे हम आके देख लेते हैं किस तरह कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल मुझे, मेरे पास टोटल जो है ना क्या कहते हैं 150 का सैंपल साइज लेना है। ठीक है, और मैंने जो है वो ये चलें इसको यूँ सिंपल कर लेते हैं। मुझे 10 का सैंपल साइज लेना, टोटल मेरे पास जो मौजूद हैं लोग वो 150 तक है, यानी मैंने उसको सीरियल नंबर 1 से लेकर 150 तक रैंक किया हुआ है। तो यहाँ मैं रैंडम बिटवीन की कमांड यूज कर रहा हूँ। रैंडम बिटवीन क्या करेगा, आपको उस रेंज के अंदर ही दे देगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक उनके फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, और मुझे कितने चाहिए, 10 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आप एक नोट कर रहे हो कि बात, जैसे ही मैं नंबर ऐड करता हूँ तो क्या होता है, खुद ही चेंज हो रहा होता है। तो क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फॉरन फॉरन चेंज होता है, रैंडम है ना, इसलिए। तो इसका एक टेक्निक है, मैं बताता हूँ क्या करना है आप। ये आपने स्क्रॉल डाउन किया, ये वो पार्टिसिपेंट्स आ गए, वो रोल नंबर आ गए जिनको आपने स्टडी में इंक्लूड करना है। अब अगर मैं क्लिक करूंगा चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, पेस्ट करूंगा, पेस्ट द नंबर कर दूंगा, एज अ वैल्यू कर दूंगा। तो अब ये फॉर्मूला इस पर हट गया, और अब ये चेंज नहीं होगा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको 7 करता हूँ, ये 8 करता हूँ, तो इसको कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब ये बेसिकली हमारे पास वो 10 स्टूडेंट्स कह लें, वो 10 पार्टिसिपेंट कह लें जिसको मुझे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसमें देखें कोई बायसनेस नहीं है, बिल्कुल फेयर वे में सॉफ्टवेयर ने खुद इसको रन करके बता दिया कि जनाब आप ये लेते हैं और इसके ऊपर आप वर्किंग कर लें। इस तरह अगर आपका ज़्यादा का सैंपल साइज है, तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका 60 का सैंपल साइज 60 तक आप ब्रेक डाउन करें, और सेम इसको 60 तक ब्रेक डाउन कर लें। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 15 है और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 15 को आप चेंज कर सकते हो खुद से, उसको 17 कर दे, 16 ऐसे नंबर से कर दें जो कि ऑलरेडी इस लिस्ट में मौजूद ना हो, क्योंकि हम एक पेशेंट को दो बार नहीं ले सकते ना, इसलिए। ठीक है, होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जनाब, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, कि एक्सेल के ऊपर हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो क्या होगा उसमें। तो इसमें हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, एटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक हमारे पास रेंडमली सेलेक्ट होगा, और उसके बाद फिर हम हर के नंबर पर, जो इंटरवल का नंबर आएगा, उससे हम जो है वो अपने पार्टिसिपेंट को इंक्लूड कर रहे होंगे। के का फॉर्मूला क्या है, जो इंटरवल हम बात करें तो उसका फॉर्मूला सिंपल, कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन है। यानी आप क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन साइज है उसको सिंपल आप अपने जो सैंपल साइज है, ठीक है, ये जो, हाँ, जो आपका सैंपल साइज है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज है वो 40 है। ठीक है, और सैंपल साइज हमारा 4 है। तो हम 40 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो विच मीन्स कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, जो इस केस पे हमने फोर्थ पर्सन सेलेक्ट किया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर 10 पर्सन को लेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हर सिस्टमेटिक है ना, तो बीच में इसके हर एक इक्वल इंटरवल के बाद नंबर आ रहा होगा।
ठीक है, तो ये इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ। सबसे पहले हम के या पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रैंडम स्टार्ट कौन सा नंबर होगा, और उसके बाद हम उसके सीक्वेंस से जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ एक याद रखिएगा कि हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी ना, फॉर एग्जांपल जहाँ 10 की वैल्यू आई है, तो जो रैंडम नंबर हम लेंगे 1 से 10 के बिटवीन लेंगे। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि की वैल्यू 10 आई तो मैं 11 से स्टार्ट करूं, पहला रैंडम नंबर 11 लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 10 से स्टार्ट करूंगा या उससे बिलो नंबर। लाइक इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सिंध का विलेज है, उसमें 3400 हाउस होल्ड हैं, जो कि जिसको हमने 1 से 3400 तक रैंक किया हुआ है, और हमें 250 का सैंपल साइज लेना है। तो हमने जिस तरह कहा था कि हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे। तो पॉपुलेशन साइज 3400 का है, और जो हमारा सैंपल साइज वो 250 का है, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया, 13.6 आ गया। अब जिस तरह हमने बात की कि के की जो वैल्यू आएगी, हम जो पहला नंबर लेंगे ना उससे बिलो का लेंगे। तो विच मीन्स कि हम 13.6 से बिलो कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने रैंडमली 11 सेलेक्ट कर लिया। तो विच मीन्स का पहला जो इंडिविजुअल होगा उसका जो हाउस होल्ड नंबर होगा वो 11 होगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर 14 हाउस होल्ड इंक्लूड करेंगे। 13.6 है, हम इसको राउंड ऑफ करके 14 भी कर सकते हैं, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप 13.6 सेम रखें और 11 में इसको ऐड करें, जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर लें, लाइक दिस। कि देखिए फर्स्ट हाउस होल्ड है हमारे पास। तो बेसिकली हम इस तरीके से जो है वो, जिस तरह हमारे पास 11 आया है, ठीक है, पहले 11 आ जाएगा, देन हम उसको 11 प्लस 13.6 करेंगे, 24.6 आएगा। ठीक है, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 25। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो पहला हाउस होल्ड 11 होगा, सेकंड 24 होगा, थर्ड 38 होगा, देन 54, देन सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, तो हमने जिस तरह बात की कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम स्टेटा कह रहे हैं। ठीक है, और स्टेटा हमने बात की थी कि हम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसको बनाएंगे। ठीक है, और आफ्टर डेट हम उसमें पिक करेंगे। तो हमारे पास लाइक दिस हमने किया ये कि अपने पॉपुलेशन को 4 डिफरेंट स्टेटास में ब्रेक कर दिया, और फिर हर एक स्टेटा से हमने रैंडमली सिलेक्शन कर लिया। देखें यहाँ पर सेकंड, और देन इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ वन आ गया, एंड इस तरीके से हमारे पास रैंडम। तो यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंट लोग सेलेक्ट हुए, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट। यहाँ हम क्या करते हैं, स्टेटा बना के स्टेटा के अंदर फिर जो है वो हम सिंपल सिंपल रेंडमाइज सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी बायसनेस भी कम हो जाती है और हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अच्छा, इसमें फिर दो चीज़ें और हैं। एक तो देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने स्टेटा बना ली है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटा सेम साइज के तो मसला नहीं है। उस केस में आप इक्वल एजुकेशन पे जा सकते हो कि हर एक स्टेटा से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ले लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सैंपल साइज को नंबर ऑफ स्टेटा से डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सैंपल साइज 100 आए और 4 स्टेटास हैं, तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 25 आ जाएगा। तो हर स्टेटा में हम 25 का सैंपल साइज रख लेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि हमारे पास स्टेटा जो है ना इक्वल साइज का ना हो, ठीक है, अनइक्वल साइज का हो, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो उस केस में हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन पे जाते हैं। प्रोपोर्शनल एलोकेशन करता ही है कि जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां से ज्यादा सैंपल साइज लेगा, और जहां पर कम लोग होंगे वहां से कम सैंपल साइज लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एन स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज है, कैपिटल एन एन आई हमारे पास स्टेटा का साइज है, और एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज है। लाइक हम इस एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास बेसिकली ये हाई इनकम, मिडिल इनकम और लोअर इनकम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हमने क्या किया, ग्रुप बना लिए, और उसके अंदर हमने बता दिया कि हाई इनकम में अंदर हमारे पास कितने फैमिलीज हैं, मिडिल में कितने हैं, और लो में कितने, टोटल कितने हैं। तो जब एन आई की बात करें तो N1 हमारे पास 1000 हो जाएगा पहले ग्रुप का, N2 हमारे पास 2500 हो जाएगा ग्रुप टू का, और N3 हमारे पास 1500 हो जाएगा ग्रुप थ्री का, और जो कैपिटल है वो 5000 हो जाएगा। तो अब हमें सैंपल साइज सिर्फ नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पॉपुलेशन साइज पता है, तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट फार्मूला है या जो हमने राव सॉफ्ट के ऊपर वर्किंग सीखी थी, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां से हम अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर लेंगे, और सैंपल साइज कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो सैंपल साइज हमने पहले कैलकुलेट किया, जो कि 370 आया। सॉल्वेंट फार्मूले से भी आप कर सकते हो। ठीक है, देन आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम सैंपल साइज को मल्टीप्लाई, हम अपने जो एन आई है ना, ठीक है, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है उसको
यानी क्लास ए के अंदर 1000 लोग हैं तो 1000 को डिवाइड बाय 5000 करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सैंपल साइज से। तो इस तरीके से हम तीनों के लिए करेंगे, और हमारे पास आगे के क्लासेस से हमें 74 लोग लेने हैं, क्योंकि वहाँ सबसे कम लोग थे। क्लास बी में मेजोरिटी थे तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सैंपल साइज आ गया, और क्लास सी में हमारे 300 सबसे ज़्यादा थे, तो हमारे पास 111 सैंपल साइज आ गया। और अगर हम इसको ऐड करें तो टोटल हमारे पास 370 जो हमारा कैलकुलेटेड सैंपल साइज था वही आया, ठीक है। और क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर ऐसे कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, बस आपने सिंपल ये करना है कि जो क्लस्टर बनाए हैं आपने, उस क्लस्टर के अंदर जाके आपने अपना रैंडमली जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो बात कर ली, थ्योरिटिकल चीज़ें ज़्यादा थी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल कैलकुलेटर्स है उसको हम देख लेते हैं। राव सॉफ्ट पे हमने वर्किंग कर ली है, ठीक है। उस पर हमने देख लिया कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज गिवन हो तो उस केस पे हम किस तरीके से जो है वो अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन साइज मौजूद नहीं है, तो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल होता है हम उसकी बेस पर सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें करना ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च आर्टिकल फाइंड आउट करते हैं, और उस रिसर्च आर्टिकल में जो हमारा आउटकम वेरिएबल होता है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, और देन उसकी स्टेटिस्टिक्स को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं, हम जाकर जो हमारे पास कैलकुलेटर है उसमें उसको पुट करते हैं और हमारा सैंपल साइज आ जाता है। हमारे पास WHO है, ठीक है। ओपन एपीआई है, राव सॉफ्ट है, मैटकैल्क है, पास है, जी पावर है, और ऑनलाइन कैलकुलेटर है नूर आरफीन। तो इस आज के सेशन में हम नूर आरफीन को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में हम ओपन एपीआई को यूज करने वाले हैं। द रीजन इज डेट दोनों ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, फ्री अवेलेबल हैं, तो अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो इवन आप इसको अपने मोबाइल पे भी ओपन करके क्विकली कर सकते हैं। तो ड्यू टू इस इस कि आप इजिली वर्किंग कर सकते हैं, इसलिए हम इन दो को यूटिलाइज करने वाले हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास आज के सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम दो बेसिक कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि अगर हमें सैंपल साइज कैलकुलेशन करनी हो सिंगल प्रोपोर्शन के लिए, सिंपल ये कह लें कि अगर हमें प्रोपोर्शन के लिए कैलकुलेशन करनी हो या हमें मीन्स के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शंस की बात करें तो हम अगर सिंपल प्रोपोर्शन देखना चाह रहे हैं जिसको आप प्रिविलेज भी कहते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इनिशियली हमने जिस एग्जांपल दी है इस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करके सैंपल साइज कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स पे जाएंगे, वहां पर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट wishes to estimate the prevalence of tuberculosis among children under 5 years of age in their locality. How many children should be included in the sample so that the prevalence may be estimated within 5% point of true value with 95% confidence interval if it is known that the true rate is unlikely to exceed 20%? तो देखें, बिस्किट इसमें इसने कहा कि अंडर 5 के अंदर हम प्रेवलेंस देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, और हमने जिस तरह ऊपर बात की हम सिंगल ग्रुप पे ही बात कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो इसमें इन्होंने एक तो 5% पॉइंट ऑफ ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, विच मीन्स कि ये 5% आपका मार्जिन ऑफ एरर होगा। मार्जिन ऑफ एरर इस तरह हमने बात की कि वो एरर का चांस है जिसको हम कंसिडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो हमें प्रेविलेंस है, जो कि उसने जिसको आप परसेंटेज भी कहते हैं वो 20% है। तो विच मीन्स 20% पर 5% को यूज करते हुए हमें सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपना ब्राउजर पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ हम लिखेंगे नोर आर्फिन सैंपल साइज, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, एक मिनट, सैंपल साइज का कैलकुलेटर पे लिख देते हैं वो, क्योंकि उसकी हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक मैं अगेन आपसे शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। जो आपसे ड्राफ्ट शेयर करूंगा ना उसमें मैं ये लिंक दे दूंगा, तो आप इसके थ्रू इजिली कर सकते हैं। अब देखें, जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट इसने सैंपल साइज कैलकुलेशन दी हुई, मीन्स की दी हुई है, प्रोपोर्शंस की दी हुई है, डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए दी हुई है, कोरिलेशन के लिए दी हुई है, रिलायबिलिटी के लिए दी हुई है, और फर्दर इवन अगर आपको ये एनएमएल पे स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस पे कर सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल सिंगल प्रोपोर्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो हम सिंपल सिंगल प्रोपोर्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोपोर्शन हमारे पास हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर देखिए प्रिविलेंस दी हुई है, ये परसेंटेज दी हुई है।
तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोपोर्शन में, विच मीन्स के हम इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो जब हम 20 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.20 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.20 करेंगे। प्रिसिशन या प्लस माइनस प्रोपोर्शन, ये आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होगा जो कि 5% दिया हुआ है, ये भी अगेन हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। नहीं 5% था तो डिवाइड बाय 100 किया, 0.05 आ गया। एक्सपेक्टेड ड्रॉप आउट रेट हम फिलहाल नहीं रख रहे तो उसको हम रिमूव कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 246। यानी अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर स्टडी करनी है अंडर 5 चिल्ड्रन में, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल 246 का सैंपल साइज लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इट इज बिलीव दैट the proportion of patient who develop a complication after undergoing one type of surgery is 5%, while the proportion of the patient who develop complication after a second type of surgery is 15%. How large should the sample size be in each of the two groups of patient if an investigator wishes to detect with a power of 80% whether the second procedure has a complication rate significantly higher than the first at 5% level of significance? ठीक है। तो ये इसने पूरी चीज़ दी हुई, हमने काम है कि इसको रीड किया और वहां से हमने अपने मतलब की चीज़ निकाल ली। नंबर फर्स्ट हमें प्रेवलेंस निकाल ली। ठीक है, प्रेवलेंस उसने कहा ग्रुप 1 में 5% है, ये रहा। देन उसने कहा प्रेवलेंस जो ग्रुप 2 में है कॉम्प्लिकेशन की वो क्या है, 15% है, तो हमने इसको ये हाईलाइट कर लिया। सर्जरीज हो रही है उसके अंदर देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने पावर ऑफ टेस्ट दे दिया। पावर ऑफ टेस्ट 80% हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। और अब अगेन सेम हम क्या करेंगे, इसी कैलकुलेटर पे आएंगे, होम पर आएंगे इसके। आ, ठीक है, यहाँ से अगर इवन आपके पास ये डायरेक्टली आ जाए तो यहाँ से भी आप सैंपल साइज कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली वही पेज आ गया। ठीक है, जो कैलकुलेटर था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन टू प्रोपोर्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ बाय डिफॉल्ट केस कंट्रोल है, तो इस पे केस कंट्रोल हो, कोहॉर्ट हो या क्रॉस सेक्शनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये आएगा कि आपके पास यहाँ जिस तरह कंट्रोल केसेस लिखे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको कोहॉर्ट कर देता हूँ तो अनएक्सपोज एक्सपोज कर देगा। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल कर देता हूँ तो नॉन डिजीज और डिजीज कर देगा। ठीक है, विद विद आउटकम और विदाउट आउटकम। तो इसकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट इसकी जो वर्डिंग है ये चेंज हो जाएगी। तो हम क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही कर रहे हैं तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट हम कोहॉर्ट कर रहे हैं तो हम अनएक्सपोज और एक्सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले में हमारे पास जो प्रेवलेंस है वो 5% है, तो विच में 0.05 हो जाएगी। देन सेकंड के अंदर हमारे पास जो है वो 15% है, तो ये 0.15 हो जाएगी। रेशियो टू अनएक्सपोज टू एक्सपोज, या अगर मैं इसको चले केस कंट्रोल ही करता हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो दो ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप रेशियो क्या रखेंगे, तो उसके अंदर आप 1 का रखेंगे, 1:1। ठीक है, ये दोनों में इक्वल। 0.05 बाई डिफॉल्ट सेम रहेगा। ठीक है। पावर ऑफ टेस्ट 1 - बीटा 80 रहेगी। अगेन ड्रॉप आउट को आप फिलहाल रिमूव कर दें, कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल सैंपल साइज 282 का होगा, 141 इंटू ईच ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्यूरी हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो सुनते हुए कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आप मैं सजेस्ट ये करूँगा जिस वक्त आप वीडियो सुन रहे होंगे जहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पॉज करें। पॉज करने के बाद आप स्पेसिफिक कैलकुलेटर पर जाएं, स्पेसिफिक कैलकुलेटर पर जाके अपने कैलकुलेशन परफॉर्म करें। बाकी इन बिटवीन दी सेशन कोई कन्फ्यूजन है आप मैं ये अगेन जिस तरह मैंने कहा मैं यूट्यूब के ऊपर भी 1 वीक के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें आपको विद इन 1 वीक कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर देंगे और मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और अगर क्यूरी ऐसी होगी जिसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके वॉइस के थ्रू भी डिटेल में गाइड कर दूंगा। ठीक है। एनीवे, आगे मूव करते हैं हम। अगर हमारे पास सिंगल ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं काम तो कैसे होगा, तो यहाँ पर इसने बात की है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है वो एस्टिमेट करना चाह रहे हैं सीरम सीरम लेवल। ठीक है। और प्रीवियस स्टडी सजेस्ट ये कर रही है कि एवरेज सीरम जो है वो 8.2 है और उसका स्टैंडर्ड डिविजन 4.2 है। तो हमें बताना है कि हमें कितनी ह्यूमंस को बेसिकली अपनी स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे पास में जो है वो 8.2 आ गया और मार्जिन ये आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन ये 4.2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पुट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप पुट कर दी। अगेन हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम सैंपल साइज कैलकुलेटर वेब पे क्लिक करेंगे, मेन पेज पे ले आएगा। सिंगल मीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि यहाँ पर हमें ये मीन नहीं पूछ रहा, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.2 है, तो हम 4.2 जरा पुट करते हैं, फिर मैं इसमें आपको चीज़ बताता हूँ। और ये हमारे पास 0.05, यहाँ से इसको रिमूव करें, कैलकुलेट करें। एक चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत बड़ा सैंपल साइज आ रहा है, पॉसिबल नहीं है इतना कैलकुलेट करना। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ होगा, जब आप सिंगल बीन के लिए वर्किंग करेंगे ना, तो ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम इशू आएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि हम एक काम ये करते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, उसका हम यूनिट चेंज कर देते हैं। लाइक ग्राम पर डीएल है, तो हम इसको एमजी पर डीएल कर लेते हैं, और 4.2 है तो हम इसको क्या करते हैं, 0.42 कर देते हैं, 0.42। ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, अब देखें सैंपल साइज ऐसा आगे जो अचीवेबल है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास लेवरेज मौजूद होती है। तो अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास सिंगल मीन के लिए बहुत बड़ा सैंपल साइज आ रहा है जो कि अचीवेबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, उसको आप उससे पहले पॉइंट लगा लेंगे। यानी सिंपल, जिस तरह हमारे पास परसेंटेज थी ना, उसमें हमारे पास 20%, तो हम 0.20 लिख रहे थे। इस तरह अगर यहाँ पर 4.2 है तो आप 0.42 कर दें, तो उससे आपका सैंपल साइज जो है ना अचीवेबल हो जाएगा, और आप उसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जनाब, ठीक है, ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। और अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो कहते हैं कंडीशन जो है, उसमें हमारे पास टू मीन कंपैरिजन की है। तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, मीन ओसी ग्रुप के अंदर 132.86 और प्लस 15.34 है सिस्टोलिक बीपी का। ठीक है, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, और हमें इसका पावर ऑफ ट्रस्ट और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी हुई है। अच्छा, इसको हम चलें, पहले मैं आपको नोर और फिन पे ही बताता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि ओपन एपीआई पे हम क्यों जा रहे हैं। और हम बेसिकली हम वर्किंग ओपन एपीआई पे करेंगे। हो सकती है कैलकुलेशन नोरार्फिन पे भी, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे वो मैं बता देता हूँ आप। सैंपल साइज पे आते हैं, टू मीन कंपैरिजन पे आते हैं। सॉरी, ये हमारे पास हम उस पर आ गए, टू प्रोपोर्शन पे आ गए। ये आगे टू मीन कंपैरिजन इंडिपेंडेंट। अब ये क्या कर रहा है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड डिफरेंस पूछ रहा है। इसके अंदर आपको करना है फिर क्या होगा, दो दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस निकालना होगा, इन दोनों के मीन का डिफरेंस निकालना होगा, और देन यहाँ पुट करके देन कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं तो दैट्स गुड, आप इसको यूटिलाइज कर लें। अगर नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है हमारे पास ओपन एपीआई का। जब आपके पास टू ग्रुप्स का कंपैरिजन हो ना, स्पेसिफिकली मीन कंपैरिजन हो, तो आप ओपन एपीआई पे आएंगे। ठीक है। और ओपन एपीआई पे आके आप सैंपल साइज में मीन डिफरेंस पे आएंगे। जब आप मीन डिफरेंस पे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर एक इंटर स्टार्ट के साथ इंटर होगा, इंटर पे क्लिक करेंगे, विच मीन्स के अब यहाँ वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है वो 132.86। तो अच्छा, इत्तेफाक से हमने वैल्यू इसी के लिए, बहरहाल चलें, अच्छी बात होगी, हम एंटर नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल आपके पास जो वैल्यू होगी आप क्या करोगे, आप वो पुट करोगे। तो यहाँ देखें 132.86 है, मैंने यहाँ 132.86 मीन रख दिया, और इसी ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.34 मैंने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास मीन 127.44 है, हमने वही पुट कर दिया, और देन हमारे पास 18.23 इसका ये हमने पुट कर दिया, और कैलकुलेट कर दी। तो अब बेनिफिट क्या हुआ कि वहां पर मुझे मैन्युअली कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, मैं उससे बच गया, मैंने जस्ट अपनी वैल्यूज ली, इसमें पुट की और कैलकुलेट किया, और मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 304 का सैंपल साइज होगा, 152 इन ईच ग्रुप। ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमने बेसिकली चारों चीज़ें देखनी। ये मेन हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने वाली जो है वो सैंपल साइज कैलकुलेशन है। ठीक है। और इसके बाद ये कि ये तो हमें नॉन वैल्यूज थी, तो हमने उस पर वर्किंग की ना। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई आर्टिकल होता है, और आर्टिकल में हम आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। लाइक हमारे पास ये एक केस है। ठीक है। और इसमें हमें कहा जा रहा है, हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइपर ट्रिमिया अमंग पेशेंट विद परफोरेटेड अपेंडिक्स। ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आर्टिकल सर्च करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल सर्च करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या इस आर्टिकल में, या जो आर्टिकल हम सर्च करने जा रहे हैं उसके अंदर, क्या हमारे पास हाइपरट्रीमिया की फ्रीक्वेंसी है, और अगर है तो क्या वो परफोरेटेड अपेंडिक्स वालों की है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये एक स्टडी फाइंड आउट की थी, और ये मैं ओपन कर लेता हूँ और देन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर 5 है ये, इस बार, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टाइटल देखेंगे। ये प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ सीरम लेवल सोडियम देख रहा था परफोरेटेड अपेंडिक्स में। बहरहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये देखते हैं कि हमारे पास हाइपोक्रीमिया कितनों में था, सही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्होंने कोई फ्रीक्वेंसीज वगैरह नहीं दी हुई हैं, बल्कि इन्होंने सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी वगैरह दी हुई है। बहरहाल हम आगे जाते हैं, उनके रिजल्ट्स के टेबल्स पे आ जाते हैं, या ये हाँ देख लेते हैं। तो अब देखें, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि हाइपोक्रीमिया हमारे पास 5.1% पेशेंट में था, जिसके अंदर 12.4 जो है वो ऐसे थे जिनके जो परफोरेटेड अपेंडिक्स वाले थे और उनमें हाइपोक्रीमिया था, जबकि 4.2 ऐसे थे जो नॉन परफोरेटेड अपेंडिक्स वाले थे, और वो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता कि मुझे एक्यूट अपेंडिक्स के अंदर हाइपोट्रेमिया देखना है, तो उस केस पे मैं क्या करता, टोटल वाले कॉलम में आता और यहाँ से 5.1 वैल्यू पिक करता और जाके इस 5.1% के बेसिस पे सैंपल साइज कैलकुलेट कर लेता। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने जो टाइटल दिया हुआ है वो मैंने दिया हुआ है कि मुझे हाइपोट्रीमिया तो देखना है, लेकिन परफोरेटेड अपेंडिक्स वाले पेशेंट्स में देखना है, विच मीन्स कि मैं ये टोटल वाला ये यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, परफोरेटेड अपेंडिक्स वाले के लिए यूज़ करना पड़ेगा, विच मीन्स के 12.4 में यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल आएंगे, ठीक है, अगेन अपने कैलकुलेटर्स पर। ठीक है, यहाँ से हम नूर आरफीन पे आ गए, और यहाँ से हम सिंगल प्रोपोर्शन पे क्लिक करेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या थी, 12.1 थी ना, 12.4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12.4 है तो 0.14 लिखेंगे, और 0.05 है, यहाँ 10 पुट करके कैलकुलेट कर देंगे, 167 आ गई। तो हम 167 का सैंपल साइज लेंगे। अच्छा, समटाइम एक चीज़ ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने सैंपल साइज कैलकुलेट किया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसका सैंपल साइज आ गया फॉर एग्जांपल 367, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फॉर एग्जांपल सीपीएसपी के लिए वर्किंग कर रहे हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो अब हम क्या करें, अब कितना सैंपल साइज लें। तो उस कंडीशन में फिर आपके पास अप्रोच होती है कि आप प्रिसिशन को सेट करें, एडजस्ट करें। लाइक मैं यहाँ से 5 से इसको 6 करता हूँ, तो 6 करने से देखें रिड्यूस हो गया 167 से 116 तक, और इवन अगर मैं 7 करता हूँ तो फर्दर रिड्यूस हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये कि क्या मैं इसको कितना रिड्यूस कर सकता हूँ, मार्जिन ऑफ एरर। तो देखिए, यूजुअली जो हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जो आपका प्रोपोर्शन है ना उसका हाफ तक आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ 12.4 है ना, तो 12.4 में मैक्सिमम 6 तक आ सकता हूँ। और अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम कहीं आपको जाना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 50, लेट्स सपोज 42.4 होता, ठीक है, और मैं कैलकुलेट करता। अब इस केस में 42.4% की केस में मेरे पास इसका हाफ बनता 24। तो मैं 24% अपना प्रिसिशन नहीं कर सकता। मैं मैक्सिमम भी जाऊंगा तो मैक्सिमम ही मैं प्रिसिशन या मार्जिन ऑफ एरर 10% तक सेट कर सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि आप 5% पे वर्किंग करें, या बहुत ज़्यादा हो तो 5 या 6 7 पे, 5 सॉरी 6 या 7% मार्जिन ऑफ एरर पे आप वर्किंग कर लें तो वो एक्सेप्टेबल है, आपका सैंपल साइज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे प्रेसिशन अपने सैंपल साइज को रिड्यूस करने के लिए, तो अगेन उस पर इशू आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल आप सैंपल साइज कैलकुलेट करते हो, ठीक है, और सैंपल साइज आ जाता है लेट्स सपोज 15, लेकिन 15 बहुत सैंपल साइज छोटा है, और आपको लगता है कि हमारे पास तो नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी है स्पेसिफिक डिजीज के, और आते रहते हैं, फ्लो अच्छा है हमारे पास। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप खुद से जो है ना 150 200 300 सैंपल साइज ले सकते हो। उसमें होता ये है कि आप अपने जो सैंपल साइज कैलकुलेशन उसमें आप बताते ये हो कि हमारा कैलकुलेटेड सैंपल साइज ये था,
लेकिन हमने जो कि लिया है क्योंकि हमारे पास टर्नओवर ज्यादा था, तो हमने इतने पेशेंट को इंक्लूड किया है। विच मीन्स कि आप ये कह लो कि आपका जो सैंपल साइज आता है था, ये बेसिकली मिनिमम सैंपल साइज होता है कि आपने मिनिमम इतना तो लेना ही लेना है। उससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो जितना आप ज्यादा सैंपल साइज लोगे उतना ही अच्छा है, उतनी ही आपकी स्टडी की बात बढ़ेगी। अच्छा, आप सेकंड पे आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या आप ये कह रहे हैं टू कंपेयर दी, हाँ, टू कंपेयर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड अमंग पेशेंट विद शॉक इंडेक्स लेस देन 0.8 एंड पेशेंट विद शॉक इंडेक्स मोर देन इक्वल टू 0.8। बीच में दो ग्रुप हो गए, एक वो जिनका शॉक इंडेक्स लेस देन 0.8 है, और एक दूसरा जिनका शॉक इंडेक्स मोर देन इक्वल टू 0.8 है। तो अगेन इसके लिए भी हमने एक स्टडी फाइंड आउट की हुई, हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये इनफैक्ट मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं डायरेक्टली उसी को ओपन कर लेता हूँ टू सेव द टाइम। अच्छा, ये आ गया हमारे पास शॉक इंडेक्स इन पेशेंट विद ट्रॉमिक सॉलिड ऑर्गन इंजरी। ठीक है, इस पे है। यहाँ से हमने देखा और इसने हमारे पास बताया 4500 पेशेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ये इसने बताया 289 वो थे जिनके अंदर ग्रेटर था एसआई। और इसमें बी एस, हाँ, देखो जिस तरह लास्ट में था उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो यहाँ भी नहीं दी हुई। अच्छा, ठीक है, हम इसको फर्दर देख लेते हैं आर्टिकल को नीचे, और इसको स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद देखें इसने भी वही काम किया। इसने ओवरऑल बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखनी है, ठीक है, पेशेंट्स के अंदर, या एब्डोमिनल ट्रामा पेशेंट्स के अंदर, तो मैं सिंपल ओवरऑल में आकर यहाँ से जो है वो देख लेता कि मेरे पास जो है वो एक इंटरवल के यहाँ हम देखते हैं। हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड देखनी है। ये बेसिकली हमें वेरिएबल बार बार देखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि हम गलत ना ले लें। तो यहाँ पर तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। ठीक है, यह हमें मिल गया, यानी इसने टेबल 2 के अंदर दिया हुआ है। अब अगर मुझे ओवरऑल जो अपने एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर देखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड कितना में है, तो मैं 41.6 पे वर्किंग करूंगा। लेकिन अगेन इस वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उन पेशेंट में जिनके अंदर शॉक इंडेक्स लेस देन 0.8 था और जिनके अंदर ग्रेटर देन 0.8 था उनको कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो विच मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, टू प्रोपोर्शन को कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ 22.6 है और यहाँ 60.2 है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, अगेन सैंपल साइज कैलकुलेटर पे आएंगे, टू प्रोपोर्शंस पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 22.6, 60.2, अच्छा सॉरी, इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, 0.226 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये हो जाएगा 0.602। ठीक है, और ये हम अब कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास 26 इन एज ग्रुप यानी टोटल 52 का सैंपल साइज है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो सैंपल साइज काफ़ी कम है, छोटा है सैंपल साइज 52 का, तो आप ये भी कर सकते हो, आप कहोगे मैं जो है ना टोटल 250 का सैंपल साइज लूंगी या लूंगा 120 एज ग्रुप। तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सैंपल साइज कैलकुलेशन करते हैं। और अच्छा, इसमें हमने एक बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन वाला नहीं देखा, यानी पेयर्ड का नहीं देखा, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर हमें पेयर्ड के लिए वर्किंग करते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगेन आप टू मीन कंपैरिजन पे आओगे। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है इसमें पेयर्ड में कि इसने नीचे कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ भी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास बिफोर जो है इंटरवेंशन जो है वो वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन की लेट्स सपोज 12.6 थी, और आफ्टर इंटरवेंशन लेट्स सपोज मेरे पास ये होकर लेट्स सपोज 11 पॉइंट, चलें 10 पॉइंट समथिंग कर देते हैं, चलें 10.9 कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया, इसने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पुट किया, यहाँ एक्सपेक्टेड डिफरेंस मैंने जो बिफोर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5.62 का डिफरेंस है, पुट किया, कैलकुलेट किया, मेरे पास 35 आ गया। अच्छा, अब ये क्योंकि पेयर है तो विच में से इसमें दो ग्रुप्स नहीं बनेंगे, एक ही ग्रुप बनेगा, लेकिन हम उनमें बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो पेयर के लिए भी वर्किंग कर सकते हो। अच्छा, आज हम इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली हमारी जो है वो आज का सेशन एंड हो गया।
और इसमें देखें एक दो चीज़ें हमारे पास और होती हैं, कुछ हमने भी यहाँ देखी हैं, ठीक है, जिसमें हमने मीन पे वर्किंग देखी, हमने फ्रीक्वेंसीज पे देखी। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो फर्दर जो स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं, लाइक कोरिलेशन है, लाइक ओड्स रेशोज हैं, लाइक हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, एरिया अंडर कर्व है। तो हम उसके लिए भी सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक पास हमारे पास है, पावर एंड सैंपल साइज एनालिसिस, ठीक है, वो हम यूटिलाइज करते हैं। और इसके अलावा सम टाइम ये भी होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और हमें ऑलरेडी सैंपल साइज पता है या हमें स्पेसिफिक केसेस का पता है, तो हमें उसको जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए फिर हम रिवर्स उस पर जाते हैं, हमारे पास सैंपल साइज मौजूद होता है, हम उसकी बेसिस पर उसके पावर ऑफ टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे पास जितना पास के थ्रू होती है, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे होपफुली। और फर्दर ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल को हम अपना एक्टिवेट करें, ठीक है, तो वहाँ भी आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अभी इंशाल्लाह कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा जो हमारा वेब चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, सॉरी, तो आप उस पर भी कनेक्ट हो जाएं ताकि जो हमारी अपडेट्स वगैरह है वो भी आप तक आती रहे, ठीक है। अब बाकी असाइनमेंट के लिए, हाँ, असाइनमेंट जो है वो आपका जो होगा वो, ये बेसिकली असाइनमेंट है, ठीक है। इसमें सिंगल प्रोपोर्शन, टू प्रोपोर्शन, सिंगल मीन और टू मीन्स के लिए और पेयर्ड के लिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में उसका रेफरेंस आर्टिकल भी दिया हुआ है। आपने क्या करना होगा, आपको हम जब प्रोवाइड करेंगे गूगल फॉर्म हम देंगे, उसमें दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन आप काइंडली ना अपनी एग्जैक्ट दीजिएगा प्लीज़। लास्ट टाइम जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए थे तो उसके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने जो ना अपनी ईमेल आईडी गलत लिखी थी, वो एक्सेसिबल नहीं थी, और कुछ ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखे हुए थे, जिसकी वजह से हम उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। और तो जो हो सके कॉन्टैक्ट, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर था, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उनको सर्कुलेट कर दिया गया मैसेज। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जिसमें स्टिल हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपकी ईमेल उनको डिलीवरेबल नहीं हो सकती क्योंकि उनके ईमेल आईडी गलत है। तो एक तो आप अपनी ईमेल आईडी काइंडली मुझे अपडेटेड, जो अब इंशाल्लाह गूगल फॉर्म होगा तो उसमें तीन सेक्शन होंगे। एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें आपने नाम अपना एग्जैक्ट देना है जो कि आप चाह रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेट पर हो, ठीक है। उसके बाद आपने दो तीन कुछ और सिंपल से इंफॉर्मेशन वगैरह, डेमोग्राफिक, वो आप पुट करेंगी, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड सेक्शन के अंदर आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके चार पांच होंगे। और प्लस थर्ड में आपके पास जो है वो एक छोटा सा फीडबैक के हवाले से दो तीन क्वेश्चंस होंगे, आप वो फिल करके सबमिट करवा दीजिएगा। अच्छा, एक ऑप्शन मैं आपको ये दे रहा हूँ, इनफैक्ट मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनके पास फिलहाल कोई स्टडी नहीं है, ठीक है, फिलहाल उन्होंने कोई आपसी रिसर्च पे काम नहीं कर रहे, वो तो इस पे काम कर ले। लेकिन कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अभी अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, या इनफैक्ट उन्होंने अभी प्रीवियसली कोई रिसर्च स्टडी अपनी कंडक्ट की हुई है, तो वो एक काम ये कर लें कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं या उसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो खुद सर्च करें और अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सैंपल साइज कैलकुलेट करके सबमिट करवा दें। मैं उसमें जो आपको दूंगा तो मैं उसमें मेंशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल ये लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव वन, रेफरेंस वन और सैंपल साइज। तो उसमें आपके ऊपर है कि बल्कि मैं जिस तरह मैंने कहा, मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी के ऊपर जाएं, जो भी आपकी स्टडी है, जो आपका टाइटल है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने आज लर्न किया उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करें, उसको आप फिल करें और सबमिट करवा दें, ठीक है। आप उसके अंदर ये वाली स्टडीज डालें, जो आपने स्टडी देखी है, रेफरेंस स्टडी आप वो यूज़ करें, जो आपका ऑब्जेक्टिव आप वो पुट करें, जो आपका सैम्पल अगर आप वो पुट करें। तो इन दी एंड हम उसको इंशाल्लाह ताला, कोशिश मेरी ये होगी कि मैं उसको रिव्यू भी कर लूँ, स्पेसिफिकली उन केसेस में जिन्होंने अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स दी हैं या अपनी स्टडी के लिए सैंपल साइज कैलकुलेट किया, और उसमें अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिस्टेक है या कोई चीज़ गलत हुई हुई है तो मैं वो इंशाल्लाह आइडेंटिफाई भी कर दूंगा। बाकी अगेन जिस तरह मैंने कहा, मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट्स के थ्रू विद इन अ वीक इसके ऊपर जो भी क्यूरीज हैं आप वहाँ डाल दें, इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर दूँ। नंबर सेकंड, आपको कोई क्यूरी है, इवन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे डायरेक्ट, आपके पास ऑलमोस्ट तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा,
तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन अगेन व्हाट्सएप कर दे तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो आप बस व्हाट्सएप करके कर दें, उसके बाद जैसे मैं फ्री होंगे तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई लाजमी मिल जाएगा। नंबर थर्ड, रिगार्डिंग आपके जो है सर्टिफिकेट्स, उनके बाद में क्यूरीज जनरेट होती है ना कि इतना टाइम हो गया अभी तक सर्टिफिकेट्स नहीं आए। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि आज 22 है ना, तो अब हम असाइनमेंट अपलोड करेंगे और असाइनमेंट की डेट हम दे देंगे 29 जून तक। ठीक है, 29 जून तक असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम 15 डेज रख लेते हैं, तो या हाँ 15 रख लें, यानी 15 जुलाई, मिड ऑफ द जुलाई होपफुली आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाया होगा। तो होपफुली आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जब उस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है, आप अपना असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करवाएंगे, और बाकी जो भी आपके कमेंट्स हों लाजमी बताइएगा, ताकि जो हमारे आज के सेशन में अगर आपको कुछ चीज़ें लगी हैं कि मज़ीद इम्प्रूव होनी चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशंस अपने मज़ीद इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम जो हमारे पास नॉलेज है थोड़ी बहुत वो आप तक कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।